सच्चाई कभी छुपती नहीं। अगर आप लोग सच्चाई के लिए काम करें तो यकीन मानिए कि आपका नाम इतिहास के उन पन्नों में कि जिस वक्त गोदी मीडिया बिकी हुई थी उस वक्त सच्चाई से लड़ने के लिए कुछ लोग, आइफा के लोग, ये लोग खड़े थे। मैदागिन से लेके जो गोदौलिया तक की सड़क बनी है आप उसको जाके देख लीजिए, वो उखड़ गई है। पेयजल, दूषित पानी, सप्लाई पानी का जो कई मोहल्लों में ऐसा दूषित पानी आता है, कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं, प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से, जानते हैं क्या हाल है इस समय। चूँकि 2022 का आगाज अब हो चुका है और रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, तो अब इसी कड़ी में आज बात करते हैं यहाँ पे वाराणसी के ही पार्षद वार्ड नंबर 82 सितमपुरा के साजिद अंसारी जी से, और जानते हैं कि क्या हाल है इसमें आपके वार्ड का और कितने विकास कार्य हुए हैं। चूंकि इसके साथ साथ ये पार्षद के साथ साथ महानगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल से भी हैं। तो स्वागत है सर आपका आईपा में। धन्यवाद शैलेंद्र जी। साथ ही अगर बात की जाए तो चूंकि कांग्रेस से आप पार्षद भी हैं और सिंबल से भी हैं यहाँ पे, तो जो दावे किए जा रहे हैं यहाँ पे वाराणसी की विकास की, कितनी आप सच्चाई देखते हैं इसमें? अपने वार्ड में किस प्रकार से काम कर रहा है, इससे पहले अगर बात की जाए तो क्या अंतर है दोनों में? देखिए, विगत 32 सालों से बनारस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभाओं पे और संसदीय सीट पे काबिज है। हम आपको बता दें 1996 से लेके 2022 ये आ गया, नगर निगम बनारस में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। मेयर इनके, पार्षद इनके, शहर की तीनों सीटों पर विधायक भारतीय जनता पार्टी के। एक कार्यकाल छोड़ दिया जाए 2004 से लेकर 2009 तक जो कांग्रेस के सांसद थे डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, बाकी वर्षों में भारतीय जनता पार्टी काबिज यहाँ रही है। हम आपको बता दें बनारस शहर को इन लोगों ने नर्क बना दिया है। पूरे शहर को इन लोगों ने बेचने का काम और नर्क बनाने का काम इन्होंने किया है। विकास की रफ्तार बहुत तेजी थी यहाँ पे। बात की जाए तो आपके एक मैदागिन पे जो कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय है, इतना तेजी से विकास हुआ कि उसको भी रंग दिया गया एक विशेष रंग में। विरोध हुआ, फिर कांग्रेस के पुनः उस रंग में फिर रंगा गया। क्या कहेंगे विकास की इस रफ्तार को? देखिए, अब जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी या योगी जी आते हैं तो यहाँ विकास दौड़ने लगता है, उससे बाद विकास सो जाता है इस शहर में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और अधिकारीगण सोए रहते हैं। जैसे ही पता लगता है कि सीएम साहब आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले, तुरंत जो है रंगाई पुताई का काम चालू हो जाता है। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री जी आके गए हैं, मैदागिन से लेके जो गोदौलिया तक की सड़क बनी है आप उसको जाके देख लीजिए, वो उखड़ गई है। आनंद फानंद में रात भर में वो सड़क बनाई गई क्योंकि कॉरिडोर का उद्घाटन करना था, विश्वनाथ कॉरिडोर का। आज उस सड़क की हाल आप जाके देख लीजिए। बनारस शहर को प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कहते हुए हम लोगों को शर्म आ रही है। मैं बनारस के उस वार्ड से बिलोंग करता हूं जहां माइनॉरिटी 90% है, 10%। मेरे वार्ड में आज तक मेरे यहाँ से विधायक हैं माननीय नीलकंठ तिवारी जी, और इत्तेफाक से मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं। कभी आज तक हम पार्षदों का उन्होंने हालचाल नहीं लिया। उन्होंने हमसे कभी ये नहीं पूछा कि श्रीमान आपके यहाँ क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ पेयजल, दूषित पानी, सप्लाई पानी का जो कई मोहल्लों में ऐसा दूषित पानी आता है, कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं है। मेयर साहिबा उन्हीं क्षेत्रों में घूमती हैं जिधर वो जानती है कि हमारा वोट बैंक है। अरे आप बनारस की मेयर हैं, आप बनारस के मंत्री हैं, आइए सबको साथ, आप कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्यों नहीं अन्य दलों के लोगों को साथ में लेके चलते हैं और बनारस के विकास में हाथ क्यों नहीं बटाते, क्यों नहीं हम लोगों को पूछते हैं? क्योटो की बातें हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने क्योटो के तर्ज पे विकास की बातें की, टोटो चलने लगी यहाँ पे क्योटो की तर्ज पे जो है। तो क्या कहेंगे, क्योटो की तर्ज पे कुछ आप विकास देखते हैं? अपने वार्ड में कुछ काम देखते हैं आप सटे हुए कुछ चूँकि ऐसे क्षेत्र होंगे वहाँ पे, क्योटो की तर्ज पे कितने क्या सच्चाई निकल के आती है? काम के बहुत से दावे हैं जी।
क्या कहेंगे? देखिए, क्योटो तो नहीं बन पाया ये शहर, लेकिन टोटो ज़रूर बन पाया। टोटो की भरमार है, आप निकल जाइए तो हर गलियों में टोटो चल रहा है। रही सबसे बड़ी बात ये बनारस शहर की विकास की बात, मैं आपको बता दूं 2014 से लेके 2022 आकलन आपके हाथ में है, मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2004 से लेके 9 तक राजेश मिश्रा जी यहाँ से सांसद हुआ थे। और आपको मैं बता दूं ये चौका घाट से जो कैंट तक का फ्लाईओवर है, ये उन्हीं के कार्यकाल में सैंक्शन कराया गया। एक पांडेपुर में जो फ्लाईओवर बना है पुलिस लाइन के ऊपर, वो भी, और एक मड़ुआडीह फ्लाईओवर है, वो भी राजेश मिश्रा जी की देन है। और यहाँ पे जो ट्रॉमा सेंटर है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसको नींव रखा। हाँ, अब ये बताइए, बनारस के अंदर एक विश्वविद्यालय नहीं बन सका, एक विद्यालय नहीं, एक नया अस्पताल नहीं। कोरोना काल के अंदर यहाँ पे लाशें गंगा के ऊपर तैर रही थी। हाँ, किसका ये हिसाब कह रहे हैं कि जो है हमने विकास किया? ऑक्सीजन की कमी थी, कहाँ ये आज वो दौर वो लोग भूलेंगे नहीं, बनारस की जनता भूलेगी नहीं। और इनको यकीन मानिए, बनारस शहर से ये तीनों सीट हारने जा रहे हैं, तीनों विधायकी की सीट हारने जा रहे हैं, और कांग्रेस यहाँ बड़ी मजबूती से लड़ने जा रही है, हम आपको बता दें। साथ ही अगर बात की जाए, चूँकि आप पार्षद भी हैं, तो इसमें एक चीज़ हम आपसे जानकारियाँ लेना चाहेंगे। जो पूर्व में जो पार्षद थे और जो जीते, आप लगभग कितने अंतराल में जीते और किस विश्वास साथ आपको जो है यहाँ पे जनता ने मुहर लगा के सदन भेजने काम किया यहाँ के शहर के? देखिए, मैं एक बार का पार्षद हूँ, वर्तमान में मेरी मिसेस पार्षद हैं, ठीक है। लेकिन 1999 से मैंने राजनीति शुरू की और कांग्रेस से राजनीति शुरू की। 1999 में जो सीट पे हमारे यहाँ हमारे वार्ड से सपा का कब्जा था, जब राजनीति शुरू की तो हम उस वक्त पार्षदी का चुनाव मेरे ख्याल में भी नहीं आया था, तो हम लोगों ने जिसको चुनाव लड़ाया वो चुनाव लड़ा, जीता। वो आज सन 2000 से लेकर 2021 तक वो सीट हमारे पास है, कांग्रेस के पास है। ये मेरे मेहनत का नतीजा है कि हम लोग वहाँ पे काबिज इसलिए है कि सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बज जाता है। जनसेवा मैं करता हूँ, मैं कोई धंधा नहीं करता, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन एक जनसेवा का जुनून मेरे अंदर था, जो जनसेवा आज तक मैं करता आ रहा हूँ। और जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अब राजनीति में हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, उस दिन गुड बाय राजनीति को करके अपने घर पे चला जाऊंगा और अपने परिवार और बच्चों के अंदर। लेकिन अभी भी ये जज्बा है कि नहीं, मैं खिदमत कल्क, हमारे यहाँ कहते हैं खिदमत कल्क, हाँ, जिसे जनसेवा कहते हैं, मैं जनसेवा कर रहा हूँ। और पब्लिक का अपार प्यार है, इतना प्यार है कि पहली बार मैं 1200 वोटों से जीता था, दूसरी बार मैं जो है 4600 वोटों से मैं जीता हूँ। तो ये जनता का प्यार है। मैं काम करता हूँ, दिन भर काम करता रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, और एक फ़ोन पर कोई किसी गली में हमको बुला दे, मैं वहाँ खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ। गलियों का शहर है वाराणसी, गलियों में क्या सुधार देखते हैं आप? क्या जो मांगे जो हुई हैं, क्या बजट मिल जाते हैं आपको, कोई दिक्कतें आती हैं, या ऐसी अनदेखी की जाती है आपके साथ कि आप कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस सिंबल से रहे हैं आप यहाँ पे, तो कुछ बजट वगैरह में कोई दिक्कतें आती हैं, या निष्पक्ष तरीके से आपको प्रोत्साहित किया जाता है? नहीं, निष्पक्ष तो नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, अभी पूरे बनारस शहर में 21-22 में का वित्तीय वर्ष था और 14वें वित्त का कार्य किया गया, और 14वें वित्त में अरबों रुपए आए। बताइए कि जहां विपक्ष के पार्षद थे उनके क्षेत्रों में बहुत ही कम काम दिया गया, एकदम नील के बराबर। जहां सत्ता पक्ष के पार्षदों को 80% काम उन्होंने और 20% विपक्ष के पार्षदों को वो काम मिला। तो यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। जिस देश में और जिस जगह पे भेदभाव किया जाएगा, हम तो ये जानते थे कि हम तो संसदीय क्षेत्र, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना विकास के लिए उनको कार्य दिया जाएगा, हमको भी दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है और भेदभाव होता ही रहा है। ये सत्ता की हनक है। ये लोग सत्ता पर बैठे लोग जो है वर्गला के, अधिकारियों को वर्गला के और आंखें दिखाकर वो काम करा लेते हैं, और हमारे अधिकारी जो हमको हमारी बात है, वो अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनते, सीधे नकार देते कि नहीं वे पार्षद जी हमारे पास कोटा नहीं है। ये चल रहा है यहाँ पे। बुनकरी के क्षेत्र की अगर बातें की जाए, चूँकि आपका घनत्व वाला जगह है यहाँ पे, शहर का जो क्षेत्र है इसमें, तो बुनकर से जुड़े हुए कारीगर यहाँ पे बहुत हैं। बनारसी साड़ी उद्योग जो है यहाँ का इंटरनेशनल स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुका है। क्या नज़रिया देखते हैं कि पहले की अपेक्षा और आज में क्या बुनकर जो है कितने खुशहाल हैं,
और अगर कोई कमियां तो इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, बुनकर आज की वर्तमान समय में पलायन कर रहा है बनारस से। हम आपको बता दें, बुनकर सूरत जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तमाम जगह बुनकर जा रहा है, क्योंकि यहाँ रोज़ी और रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हम आपको बता दें, जब यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त बुनकरों के लिए सब्सिडी की योजना थी। जैसे यहाँ बनारस में आप देख लीजिए, वीवर सर्विस सेंटर है, बुनकर सेवा केंद्र, वो भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का की एक रीजनल ऑफिस है। रीजनल ऑफिस में सब्सिडी के 80% गवर्नमेंट देती थी पैसा और 20% बुनकर पैसा देता था। जैसे हमको पावरलूम लेना हो, जकाट लेना हो, ढरकी लेना हो, फन्नी लेना हो, काटी मशीन लेना हो, तो 80% गवर्नमेंट का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होता था। 20% पैसा जो है बुनकर मिला के वो अपना सामान सस्ते दरों पे खरीद के आकर बुनकरी का बड़ा खुशहाल था बुनकर। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में यूपीए गवर्नमेंट ने एक काम किया था कि गांधी शिल्प बाजार लगाता था, अर्बन हाट लगाता था, दिल्ली हाट के तर्ज पर मेले आयोजित करता था, एक्सपो करते थे। तो ये सारे मेलों और उन मेलों में जो बुनकर या आर्टिजन जब वहाँ जाके वो पार्टिसिपेट करते थे तो उनको भारत सरकार टीएडीए और रिकमेंडेशन देती थी। वो सब जब 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार आई है, तब से ये टीएडीए रिकमेंडेशन सब कुछ बंद कर दिया गया, मेले बंद कर दिए गए और बुनकर की जो फैसिलिटी थी, जो सब्सिडी थी, वो सारा बंद कर दिया। आज मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि सोचिए बनारस के बुनकरों को, आपका संसदीय क्षेत्र है, सोचिए बनारस का बुनकर खाने के लाले पड़े हैं। अगर नहीं यकीन तो एक टीम भेज के पूरे बुनकर बाहुल क्षेत्रों में सर्वे कराइए, आपको यकीन। प्रधानमंत्री जी, मेरा ये संदेश है, आपसे आग्रह है कि बनारस के बुनकरों की बातों को सुनिए और देखिए बनारस रो रहा है, बनारस का बच्चा भूखा है, उसको रोजी और रोटी की तलाश है। जब हमको रोजी और रोटी मिलेगी तो बनारस का बुनकर खुद ही शिक्षित होगा। जब उसके यहाँ घर भरा रहेगा, अनाज से भरा रहेगा, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा और शिक्षित करके एक आईएएस आईपीएस देश की सेवा में और देश की सेना में भेजने का काम करेगा। यही हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह है। आईपा की जो मुहिम है, हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, उनकी बातों को हम लोग उठाते अपने चैनल के माध्यम से। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, आईफा को मैं धन्यवाद देता हूं और आईफा की पूरी टीम बधाई के पात्र है जो ये मुहिम चला रही है। यकीन मानिए, इस तरीके का मुहिम बनारस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए। और चाहे मैंने अगर कोई गलत काम किया है या मेरे खिलाफ कोई केस हो, उसको जो है जनता के सामने आना चाहिए। आईफा जैसे टीम बननी चाहिए। मैं आपको इस प्रोत्साहन के इसके लिए मैं प्रोत्साहित करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप जो है ऐसे काम करते रहें और हम लोगों की जहां ज़रूरत रहे, हम लोग जनसेवक हैं और खड़े रहेंगे। यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला सच्चाई कभी छुपती नहीं। अगर आप लोग सच्चाई के लिए काम करें तो यकीन मानिए कि आपका नाम इतिहास के उन पन्नों में कि जिस वक्त गोदी मीडिया बिकी हुई थी, उस वक्त सच्चाई से लड़ने के लिए कुछ लोग, आईफा के लोग, ये लोग खड़े थे। क्योंकि ये मुझे एक कहावत याद आ गई, छोटी सी कहावत है कि एक जंगल में आग लगी और जंगल के सारे जानवर और पशु पक्षी सब भागने लगे जंगल छोड़ के। तो एक चिड़िया थी जिसका उसमें अपना घोंसला था, उस घोंसले में उसके बच्चे थे और दूर कहीं नदी थी। उस नदी में चिड़िया जा रही थी और चोंच में पानी लेके उस जंगल में, जिस जंगल में आग लगी थी, ऊपर से वो 1 बूंद 2 बूंद पानी छोड़ रही थी। तो कुछ जानवर देख के कहे, ये चिड़िया क्या पागल हो गई है क्या? हाँ, इसके 1 बूंद पानी से क्या आग बुझाने? तो इस चिड़िया ने एक जवाब दिया कि इतिहास याद रखेगा हमको कि मैं आग लगाने वाले में से नहीं थी, मैं आग बुझाने वालों में से। तो यकीन मानिए आप उस आग बुझाने वालों में से हैं और यकीन मानिए इतिहास गवाही देगा कि इस कार्यकाल में ऐसे जैसे भाई भी हैं, शैलेंद्र सिंह जैसे भाई हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ साजिद अंसारी जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और अपने वार्ड की समस्याओं को भी बताना चाहा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।